माना जाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी क्षेत्र में हजारों साल पहले एक विशाल समंदर मौजूद था। उसी समंदर में एक बड़ा द्वीप भी था जिसमें एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। ये उन्नत जीव आइलैंड में रहते थे और बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखते थे। इस द्वीप के नीचे से अंडरग्राउंड टनल्स हजारों मील में फैली हुई थी जो एक द्वीप को दूसरे द्वीप से कनेक्ट करती थी। यहाँ सोसाइटी बेहद तेजी से एडवांस हुई, आर्ट्स और साइंस पीसफुली डेवलप हुए। यहाँ कभी युद्ध या आपदाओं जैसी स्थिति नहीं आई, जबकि दूसरे क्षेत्रों में समय समय पर कैलामिटीज आती रहती थीं। लेकिन यंगर ड्राइस के समय जब ग्रेट फ्लड आई तब इस द्वीप का खत्म होना भी निश्चित कर दिया गया और यहाँ रहने वाले उन्नत जीवों ने धरती के अंदर अपना ठिकाना बनाने का फैसला किया। उन्हीं टनल्स के जरिए वो लोग नीचे गए और उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन धरती के अंदर बसाई और इस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को नाम दिया गया अगाथा। लेजेंड के अनुसार माना गया कि इस इनर अर्थ सिविलाइजेशन तक पहुंचने के गुप्त रास्ते आज भी दुनिया में कई जगह एग्जिस्ट करते हैं, जैसे भारत के अजंता एलोरा और एलिफेंटा केव्स में, अफगानिस्तान में, तिब्बत में और कुछ अन्य देशों में। कहने को तो ये सिर्फ एक लेजेंड ही था, लेकिन अगर इसे लिटरली लिया जाए तो ये एक बड़ा रहस्य बन जाता है। अगर हम हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट को देखें तो वहाँ कोई समंदर नहीं बल्कि टैक्लामैकम और गोबी डेजर्ट दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम एवरेस्ट की वेदर ब्लीच पीक को ट्रैक करें तो हमें हिमालयस की ऊंची चोटियों में अनगिनत फिश फोसिल्स, कोरल रीफ्स के रेमनेंट्स और सी लिलीज के फोसिल साफ देखने को मिल जाएंगे। इस बात से ये साफ हो जाता है कि माइटी हिमालयस, जिसे रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, वो एक समय समंदर की गहराइयों में डूबा हुआ था। ये टेथीस सी था जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के पहले इसी इलाके में एग्जिस्ट करता था। फिर भारत का भूभाग यूरेशिया से जाकर टकराया और ये समंदर खत्म हो गया। लेकिन उन टनल्स का क्या जिनके जरिए उस इनर किंगडम तक पहुंचा जा सकता है? उन डिवाइन बींग्स का क्या जिन्हें अफ्रीकन, अमेरिकन और एशियन कल्चर्स में इनर अर्थ में रहते हुए दर्शाया जाता है? अलेक्जेंडर सेंट ह्यूयस आज एक अननोन फिगर हैं, लेकिन 19th सेंचुरी में इस रिस्पेक्टेड फिलोसोफर की राइटिंग्स और टीचिंग्स ने एसोटेरिक ट्रेडिशंस की बुनियाद रखी। अलेक्जेंडर दुनिया के रहस्यों को लेकर ऑब्सेस्ड थे और यही वो वजह है कि उन्हें इन रहस्यों को जानने में खासी कामयाबी मिली। सेंट व्यास ने 1885 में एंशिएंट लैंग्वेजेस को सीखने के लिए एक टीचर रखा। इसमें प्राचीन संस्कृत भाषा भी शामिल थी। उनके टीचर की वजह से उनकी मुलाकात प्रिंस हारजी शरीफ से हुई। ये एक बुद्धिमान स्कॉलर थे जिन्होंने 1857 के रेबेलियन के बाद भारत छोड़ दिया था। हारजी ने फ्रांस में एक बर्ड शॉप खोली और वहां सेटल हो गए। इनका ओरिजिन अनक्लियर है, लेकिन माना जाता है हारजी एक अफगान थे जिन्होंने अपना नाम बदला था। ये एक टीचर भी थे और इन्हें एंशिएंट लैंग्वेजेस का बहुत ज्ञान था। हारजी ने सेंट व्यास को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली और जून के महीने से उनकी क्लासेस शुरू हुई। संस्कृत की कहानी के पहले चैप्टर का नाम था टीचर एंड प्रोफेसर H.S. भगवान दास ऑफ ग्रेट अगार्थियन स्कूल। सेंट व्यास ने पूछा ये ग्रेट अगार्थियन स्कूल क्या है? हारजी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे के लेसन को कंटिन्यू किया, लेकिन सेंट व्यास ने इस सवाल को छोड़ा नहीं। हफ्ते में 3 दिन उनकी क्लासेस होती थी और सेंट व्यास ने कई नोटबुक्स भर दी थी। साथ ही वो हारजी के साथ हुई अपनी बातचीत को भी नोट करते जाते थे। इन नोट्स में कुछ ऐसे फ्रेजेस भी मौजूद थे। Elements for the Agarthian rite alone for the use of initiates. The holy land of Agartha. How was he able to leave Agartha? इनके कोर्स से पता चला कि हारजी ने सेंट व्यास से अगाथा के बारे में काफी बातें की थीं। साथ ही एक रहस्यमयी प्रोटेक्टर के बारे में जिन्हें मास्टर ऑफ द यूनिवर्स कहा गया। ये स्पिरिचुअली और फिजिकली एक सुपीरियर बीइंग थे। अगाथा जो भी था, लेकिन इस भूमि में प्राचीन ज्ञान और विजडम छुपी हुई थी, खास तौर पर एक 22 लेटर की स्क्रिप्ट जिसे विथानियन कहा जाता है। हार्जिनो ने बताया था कि यह स्क्रिप्ट सिविलाइजेशन के ओरिजिन की समय की थी, 51,900 BC की। यह स्क्रिप्ट अगाथा की सीक्रेट लाइब्रेरी में आज भी एग्जिस्ट करती है। सेंट व्यास ने अपने हार्जी के साथ बिताए समय के बारे में एक बुक पब्लिश की जिसका टाइटल मिशन ऑफ इंडिया इन यूरोप था और इसी बुक में दुनिया को अगाथा से परिचित करवाया था। सेंट व्यास की माने तो अगाथा की छुपी हुई भूमि अर्थ सरफेस की काफी गहराई में हिमालय के क्षेत्र में मौजूद है। इस अंडरग्राउंड किंगडम की पॉपुलेशन लगभग 10 लाख है
इस सिटी के रूलर्स ब्रहात्मा, महात्मा और महांगा हैं। अगार्था की स्टोन लाइब्रेरी में प्राचीन से प्राचीन विजडम छुपी हुई है। उनके अनुसार अगार्था फिर खुद को दुनिया के सामने रिवील करेगी जब सतह पर रहने वाले लोग स्पिरिचुअल बैलेंस अचीव कर लेंगे। शुरुआत से ही इस छुपे हुए किंगडम के लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। सतह पर इन्वेंट होने के सैकड़ों साल पहले से ही इन लोगों ने ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और फाइबर ऑप्टिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। वैसे तो अगार्थियन लाइब्रेरी दुनिया से दूर है, लेकिन उसमें सतह पर रहने वाले लोगों की डिस्कवरीज को भी रिकॉर्ड किया गया है। जब सेंट वियर्स की पढ़ाई खत्म हुई तब उनकी बुक की हजारों कॉपीज बनाई जा चुकी थी और फ्रांस में डिस्ट्रीब्यूट होने को तैयार थी। लेकिन तभी सेंट वियर्स ने प्रोडक्शन बंद करवाकर सारी बुक्स को जला देने के निर्देश दिए। सिर्फ एक ही बुक बची जो उनके पर्सनल पोजीशन में थी। सेंट वियर्स के कोई बच्चे नहीं थे, तो मरने से पहले उन्होंने ये बुक अपने स्टेप चिल्ड्रन को दी, जिन्होंने इसे पास ऑन किया एक फेमस फ्रेंच अकल्टिस्ट डॉक्टर गेरार्ड एनकोस को। अब 1901 में गेरार्ड ने इस बुक को पब्लिश किया, लेकिन जानबूझकर बुक में से मैन्यूस्क्रिप्ट के कई पार्ट्स हटा दिए। अब सवाल उठता है कि सेंट वियर्स ने अपनी ही बुक को क्यों जलवाया। निश्चित ही उन्हें इससे काफी नुकसान हुआ होगा, और अगर वो इस राज को बताना नहीं चाहते थे तो बुक पब्लिश ही क्यों करवाते। एक थियरी यह है कि उन्होंने ऐसा द ग्रेट अगार्थियन स्कूल के आदेश पर किया था। संस्कृत से पहले सेंट वियर्स ने जूइश ट्रेडिशन की पढ़ाई की थी। उस दौरान उन्हें एक रहस्य पता चला कि गार्डन ऑफ ईडन कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच था। ये एक फिजिकल यूटोपिया था जो ना केवल धरती पर था बल्कि एक्यूरेटली देखा जाए तो धरती के अंदर ही था। एक केव के जरिए वहां तक पहुंचा जा सकता था, और वो केव है केव ऑफ द पेट्रियार्क्स। जूस इस केव को केव ऑफ माका पहला कहते हैं और मुस्लिम्स इसे सेंचुरी ऑफ इब्राहिम के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही रिलीजियंस के लिए एक होली पिलग्रिमेज साइट मानी जाती है। दी जोहार, जो जूइश कबाला का फाउंडेशन वर्क माना जाता है, उसमें साफ मेंशन्ड है कि इजराइल और डेड सी के बीच गार्डन ऑफ ईडन मौजूद है, जो एक इनर अर्थ किंगडम है। अगार्था और गार्डन ऑफ ईडन का उसी समय इनर अर्थ में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि धरती के अंदर बसी होली लैंड्स का बिलीफ कोई रेयर बात नहीं थी। ना जाने कितने ही एंशिएंट कल्चर्स ने इनर अर्थ में एग्जिस्ट करने वाली सिविलाइजेशंस की बात की है। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ अमेरिका के नवाहो कल्चर में बताया गया है कि उनके एंसेस्टर्स सबटेरेनियन रेल्म से बाहर आए थे। एस्टेक्स मानते थे कि वो 7 ट्राइब्स में से एक थे जो एस्लान की केव से बाहर आए थे। पावनीस की क्रिएशन थियरी कहती है कि सभी जीवित चीजें धरती के अंदर से ही निकली हैं। प्राचीन अपाचे लेजेंड में मान्यता है कि एरिज़ोना में एक पुरानी गुफा है जिसके जरिए धरती के अंदर के स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता है। हम एक के बाद एक कल्चर में ऐसे ही इनर अर्थ के रेफरेंसेस देख सकते हैं, लेकिन इस एपिसोड के लिए एक ही कोट काफी होगा। इन्फ्लुएंशियल एसारोलॉजिस्ट आर्किबाइल सॉस ने अपनी बुक रेकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट में लिखा, There is a dwelling which the God created for the first human beings, dwelling in which they became great and increased in numbers, and the location described in words exactly corresponding to those of Iranian, Indian, Chinese, Adaic, and Aztecan literature, namely, in the center of the earth. सेंट वियर्स की बुक में बताई गई इनर अर्थ सिविलाइजेशन को भुला दिया जाता अगर साइंटिस्ट फर्डिनेंड ओसेंडोविस्की ने अपनी बुक बीस्ट, मैन एंड गॉड पब्लिश ना की होती। मंगोलिया की अपनी विजिट के दौरान फर्डिनेंड की मुलाकात एक मंगोल शेफर्ड से हुई, जिसने उनसे कहा कि जब अंडरग्राउंड वर्ल्ड के राजा प्रार्थना करते हैं और सतह पर रहने वालों पर ध्यान देते हैं, तब धरती और आसमान सांस लेना बंद कर देते हैं। शेफर्ड ने उस जगह का कोई नाम तो नहीं बताया था, लेकिन उसने कहा धरती के अंदर इनविजिबल रूलर्स रहते हैं, द किंग ऑफ द वर्ल्ड ब्रहात्मा, जो भगवान से उसी तरह बात करते हैं जैसे मैं तुमसे कर रहा हूँ। उनके 2 असिस्टेंट्स, महात्मा जो फ्यूचर इवेंट्स के पर्पस को जानते हैं, और महंगा जो उन इवेंट्स के लिए कारण तैयार करते हैं, वो दुनिया की सभी फोर्सेस को जानते हैं और सभी लोगों की आत्मा को पढ़ सकते हैं, और वहीं उनकी किस्मत का फैसला भी करते हैं। ये कहानी फर्डिनेंड के मन में घर कर गई और हमेशा उनके साथ रही। वो अपने सफर में कई बार बुद्धिस्ट लामास के पास रुकते और उनसे केव्स और अंडरग्राउंड सिस्टम के बारे में पूछते। उन्हें कई जगह उस प्लेस का नाम सुनने को मिला, द किंगडम ऑफ अगार्था। उनका कहना था इसी अंडरग्राउंड सोर्स से तिबेटन मॉन्क्स और दलाई लामा को शक्ति मिलती है, और निश्चित ही दलाई लामा से भी ज्यादा शक्तिशाली बीइंग एग्जिस्ट करता है, द किंग ऑफ द वर्ल्ड, जो अगार्था में रहते हैं। उनकी शक्ति इतनी है कि वो जब चाहें अपनी इच्छा से धरती को तबाह कर सकते हैं।
अब फर्डिनेंड की बुक को पढ़कर लोगों को लगा कि ये सेंट व्यस की बुक से कॉपी की गई है, क्योंकि दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी। लेकिन फर्डिनेंड एक पर्सनल डायरी भी लिखते थे, जिसमें उन्होंने अपने मंगोलिया विजिट में भी डेली एंट्रीज की थी। इसके अलावा वो मंगोलिया से अपने साथ कई आर्टिफैक्ट्स भी लाए थे, जिससे साबित होता है उन्होंने सच में वो जर्नी की थी। कुछ स्कॉलर्स ने इस बुक की जांच की और फर्डिनेंड से मुलाकात भी की। उन्होंने पाया कि फर्डिनेंड ने अपनी बुक में अपने ट्रैवल के बारे में ही लिखा था और वो सेंट व्यस को जानते भी नहीं थे। साथ ही मंगोलिया में उस दौरान अगाथा के किस्से काफ़ी कॉमन थे। अब अगाथा के बारे में सेंट व्यस के संस्कृत पढ़ने से भी 12 साल पहले एक बुक लिखी जा चुकी थी। ये बुक हिस्टोरियन लुइस जेकोलिएट ने 1873 में लिखी थी। लुइस साउथ इंडिया के चंदन नगर में मजिस्ट्रेट थे और उन्हें सेक्रेड टेक्स्ट कलेक्ट करने का बहुत शौक था। उन्होंने 1873 में एक सिटी ऑफ द सन के बारे में लिखा, जिसका नाम उन्होंने एसगार्था दिया। ऐसा किंगडम जिसे ब्रह्मात्रास रूल करते थे। उनके अनुसार लगभग 10,000 साल पहले उस सिविलाइजेशन के लोगों को धरती के अंदर जाना पड़ा था। लुइस ने लिखा कि इस अंडरग्राउंड किंगडम को दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। जो इस किंगडम में रहते हैं वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और सतह पर रहने वाले लोगों के बारे में सब कुछ जानते हैं। अगाथा का ये रेफरेंस कोई इत्तेफाक नहीं। इनर अर्थ सिविलाइजेशन में हमें शंभाला का नाम भी सुनने को मिलता है, जो ऐसा ही अंडरग्राउंड यूटोपिया है। टिबेटन काल चक्र में इस किंगडम के बारे में जानकारी दी गई है। माना जाता है ये टेक्स्ट खुद शंभाला से ही आया है। टेक्स्ट के अनुसार शंभाला को 1000 अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लैंड ऑफ वाइट वाटर्स, लैंड ऑफ लिविंग फायर एंड द लैंड ऑफ लिविंग गॉड्स। चाइनीज इसे शिंगवांगमो का वेस्टर्न पैराडाइज कहते हैं और रशियंस इसे किंगडम ऑफ ओपोना कहते हैं। हिंदू इसे आर्यवर्त के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब द लैंड ऑफ वर्दी वंस होता है। और शायद सेंट व्यस की अगाथा और शंभाला दोनों एक ही हैं। सेंट व्यस के अनुसार अगाथा का मतलब इनएक्सेसिबल टू वायलेंस होता है और शंभाला का मतलब संस्कृत में द सिटी ऑफ पीस। अगाथा की तरह शंभाला भी धरती के अंदर बसा हुआ किंगडम बताया गया है, जहां एडवांस बीइंग्स रहते हैं। शंभाला में भी लोग सफरिंग, ओल्ड एज और मौत से मुक्त हैं। शंभाला के बारे में हमेशा कहा गया है कि ये प्लेस सच में एग्जिस्ट करती है और इसका रास्ता यूरेशिया में कहीं है। ऑकल्टिस्ट और फिलोसोफर हेलेना ब्लावात्स्की ने वेस्टर्न वर्ल्ड में शंभाला को पॉपुलर किया। इन्होंने तिब्बत में बुद्धिस्ट लामास के साथ सालों तक साधना की थी। ब्लावात्स्की ने लिखा कि शंभाला का रास्ता दरअसल लंबे टनल नेटवर्क से होकर गुजरता है। इस किंगडम की और इसके रास्ते के बारे में कई टिबेटन मास्टर्स को जानकारी है। ये रास्ता तिब्बत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में कहीं है, खास तौर पर अनएक्सप्लोर्ड सेंट्रल रीजन में, जहां नोमैडिक ट्राइब्स तक नहीं जाती। निकोलस रोरिक ने शंभाला की खोज में 15,000 मील का सफर तय किया था और अपने कई साथियों की जान भी गंवाई थी। निकोलस ने लिखा वो शंभाला के सबसे करीब तब पहुंचे थे जब वो एल्टाई माउंटेन में ट्रैक कर रहे थे। वहां एक बूढ़े सेज ने उन्हें पुराने मंदिर के दर्शन करवाए और एक ब्लॉक टनल भी दिखाई थी जो शंभाला तक जाने का रास्ता था। उस सेज ने निकोलस से कहा जब दुनिया तैयार हो जाएगी शंभाला खुद दुनिया के सामने आ जाएगा और उस दिन तक हम सिर्फ शंभाला के बारे में अंदाजा ही लगाते रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।